स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। पलामू टाइगर रिजर्व में कौन सी वन्यजीव प्रजाति नहीं पाई जाती है? ए बाघ, बी हिम तेंदुआ, सी हाथी, डी सुस्त भालू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हिम तेंदुआ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के पश्चिमी लातेहार जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू टाइगर रिजर्व के 226.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है, जो कुल 1129.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पीटीआर में प्रमुख प्रजातियों में बाघ, हाथी, तेंदुए, ग्रे वुल्फ, गौर, स्लोथ भालू, चार सिंग वाले मृग, भारतीय रैटल, भारतीय उदबिलाव और भारतीय पैंगोलिन शामिल हैं। हिम तेंदुए पलामू टाइगर रिजर्व के जीव जंतुओं का हिस्सा नहीं है क्योंकि वे उच्च हिमालयी क्षेत्रों के मूल निवासी हैं, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पहल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट साझेदारी का हिस्सा है जिसे G7 द्वारा लॉन्च किया गया था। 2. इस पर हस्ताक्षरकर्ताओं में अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी और यूरोपीय संघ शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर या IMEC भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना पर नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए, जिसका भारत के लिए महत्वपूर्ण भूराजनीतिक और आर्थिक प्रभाव है। यह पहल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट साझेदारी का हिस्सा है जिसे G7 द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य परिवहन दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, आर्थिक एकता बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। इस पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, समोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पूर्वी एजियन सागर में स्थित है। 2. यह हिरायन का प्राचीन मंदिर है जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है। 3. यह प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस का जन्म स्थान है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पूर्वी एजियन सागर में स्थित समोस द्वीप एशिया माइनर के तुर्की तट से सिर्फ 1700 मीटर की दूरी पर है, जो आधुनिक तुर्की का सबसे पश्चिमी भाग है, अतः कथन एक सही है। यह तुर्की से अवैध रूप से यूरोपीय संघ में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समोस ऐतिहासिक रूप से भी समृद्ध है। यहाँ पाइथागोरियन का किलाबंद प्राचीन शहर और हीरा का मंदिर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, अतः कथन 2 सही है। इसके अतिरिक्त यह यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, स्टैम जेट इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह प्रणोद के लिए तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है जिससे बेहतर ईंधन दक्षता मिलती है। 2. यह उच्च गति वाले विमानों या मिसाइलों के लिए उपयुक्त है जिन्हें बिना किसी गतिशील भाग के निरंतर प्रणोदन की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्क्रैमजेट इंजन एक उन्नत रैमजेट है जिसमें दहन के लिए सुपरसोनिक एयरफ्लो का उपयोग शामिल है जिससे तेज गति प्राप्त होती है। थ्रस्ट के लिए इसमें तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग होता है जिससे बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त होती है, अतः कथन एक सही है। टर्बोजेट इंजन के विपरीत रैमजेट और स्क्रैमजेट में कोई गतिमान अवयव नहीं होता है। इनमें केवल एक इनलेट, कंबस्टर या ईंधन इंजेक्टर और फ्लेम होल्डर के साथ और एक नोजल होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रिवर्स फ्लिपिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय को विदेश में स्थानांतरित करने के बाद उसके अधिवास को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। 2. रिवर्स फ्लिपिंग भारतीय स्टार्टअप्स के बीच एक चलन बन गया है, खासकर फिनटेक सेक्टर में,
क्योंकि वे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की योजना बना रही हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिवर्स फ्लिपिंग किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय को आमतौर पर कर या नियामक कारणों से विदेश में स्थानांतरित करने के बाद उसके अधिवास को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसे रीडोमिसाइलिंग भी कहा जाता है, अतः कथन एक सही है। भारतीय स्टार्टअप्स के बीच रिवर्स फ्लिपिंग एक चलन बन गया है, खासकर फिनटेक सेक्टर में, क्योंकि वे इनिशियल पब्लिक ऑफर की योजना बनाते हैं या घरेलू बाजार में दीर्घकालिक लाभ की तलाश करते हैं, अतः कथन दो सही है। यह रणनीतिक कदम भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार, आशाजनक उद्यम पूंजी, अनुकूल कर संरचना, मजबूत बौद्धिक संपदा संरक्षण, युवा एवं शिक्षित आबादी और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, बुर्किना फासो निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 1 माली, 2 नाइजर, 3 बेनिन, 4 टोगो, 5 चाड। पीछे दिए गया कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2, 3 और 4, सी केवल 2, 3, 4 और 5, डी केवल 1, 2, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका के मध्य में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा 6 देशों से लगती है। उत्तर और पश्चिम में माली, उत्तर पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बेनिन और दक्षिण में कोटे डी आइवर, घाना और टोगो। इसकी भौगोलिक स्थिति विविध क्षेत्रों से युक्त है, जिसमें सहारा रेगिस्तान के सबसे निकट का उत्तरी भाग अर्धशुष्क परिस्थितियों वाला है, जो सहेल पेटी का हिस्सा है। यह देश रणनीतिक रूप से पश्चिम अफ्रीकी उपक्षेत्र में स्थित है, जहां सवाना से लेकर उत्तर में शुष्क रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों तक विविध परिदृश्य मौजूद हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में श्रिंकफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? ए, बढ़ती मांग के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, बी, समान कीमत बनाए रखते हुए किसी उत्पाद के आकार या मात्रा में कमी, सी, जीडीपी में कमी और उच्च मुद्रास्फीति की विशेषता वाली एक आर्थिक अवधि, डी, एक रणनीति जिसमें कंपनियां सुधार करते हुए वस्तुओं की कीमत बढ़ाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रिटिश अर्थशास्त्री पिप्पा माल्मग्रेन को वर्ष 2009 में इस शब्द का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। श्रिंकफ्लेशन किसी उत्पाद की कीमत कम किए बिना उसके आकार या मात्रा को कम करने की पद्धति है, जो अक्सर मुद्रास्फीति के दौरान होती है। श्रिंकफ्लेशन छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक प्रकार है। उत्पाद की पूर्ण कीमत नहीं बढ़ती है, लेकिन वजन या मात्रा के प्रति इकाई कीमत बढ़ जाती है। श्रिंकफ्लेशन का व्यापक रूप से खाद्य और पेय उद्योग व उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में चर्चित चीन+1 रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए गठित एक सैन्य गठबंधन, बी, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने वाली कंपनियों के लिए एक वैश्विक आर्थिक रणनीति, सी, वैश्विक मामलों में चीनी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा बनाया गया एक राजनीतिक गठबंधन, डी, चीन की इंटरनेट अवसंरचना को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल नीति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन+1 रणनीति आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने वाली कंपनियों के लिए एक वैश्विक आर्थिक रणनीति है, जिसे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विनिर्माण, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता के जवाब में अपनाया है। इस रणनीति का उद्देश्य किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करना है, जो विशेष रूप से भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण हो सकता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों की एक श्रृंखला है। 2. इसका मार्ग सूर्य की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। 3. यद्यपि ये चक्रवाती तंत्र वर्ष भर देखने को मिलते हैं, किंतु ये मुख्यतः दिसंबर से अप्रैल के बीच भारत की ओर बढ़ते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तंत्र की एक श्रृंखला है, जो 9000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा लाते हैं, अतः कथन एक सही है। यह भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से आर्द्रता एकत्र करता है तथा ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने के बाद पश्चिमी हिमालय तक पहुंचता है। वर्ष के शेष समय में जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर की ओर तिब्बती पठार और चीन की दिशा में खिसक जाती है।
इस मार्ग परिवर्तन का कारण सूर्य की स्थिति में परिवर्तन है, अतः कथन 2 सही है। ये चक्रवाती तंत्र वर्ष भर सक्रिय रहते हैं, किंतु शीतकाल में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय की तराई क्षेत्रों की ओर खिसकने के कारण यह मुख्यतः दिसंबर से अप्रैल तक भारत को प्रभावित करते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश कला शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्र इस शैली का मूल स्थान है। 2. 11वीं से 15वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारतीय चित्रकला पर इसका प्रभुत्व रहा। 3. प्रारंभ में बौद्ध विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाद में इसमें शैव विषयों को भी शामिल किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अपभ्रंश कला शैली की उत्पत्ति गुजरात और मेवाड़ में हुई, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसने 11वीं से 15वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारतीय चित्रकला पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, अतः कथन 2 सही है। प्रारंभिक चित्रकारी ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी, लेकिन बाद में कागज पर प्रायः पुस्तक चित्रण के रूप में बनाई जाने लगी। शुरुआत में जैन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाद में इसमें वैष्णव विषयों को शामिल किया गया, जिसमें गीत गोविंद और धर्मनिरपेक्ष प्रेम शामिल थे, अतः कथन 3 सही नहीं है। इन कलाकृतियों में भित्ति चित्र शैली को कम आयाम में बनाए रखा गया है, जिसमें लाल, पीले और गेरू जैसे प्रतीकात्मक रंगों को चमकीले और सुनहरे रंगों में परिवर्तित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज़ेरोफाइट्स अनुकूलन का उदाहरण है? ए. लंबी चौड़ी पत्तियां, बी. गहरी जड़ प्रणाली, सी. पतले लचीले तने, डी. पत्तियों में जल की उच्च मात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गहरी जड़ प्रणाली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ज़ेरोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो कम जल की उपलब्धता के साथ शुष्क और अर्धशुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। इन पौधों में जल को संरक्षित करने तथा अत्यधिक गर्मी को झेलने के लिए विशेष संरचनात्मक और शारीरिक विशेषताएं होती हैं। ज़ेरोफाइट्स की जड़ें भूमिगत जल तक पहुंचने के लिए गहरी होती हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक भूमिका क्या है? ए. अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर संसदीय सत्र की अध्यक्षता करना। बी. संसद के नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा नए अध्यक्ष का चुनाव कराना। सी. संसदीय स्थायी समिति को विधायी जांच में सहायता करना। डी. वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में वित्तीय विधेयकों का प्रबंधन करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।